अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है सब? तो अब हम किस पड़ाव में पहुंच रहे हैं? हमें वहां पे हम प्लांट किंगडम आज हमारा कंप्लीट हुआ है ना? और इसलिए आपको वो लेक्चर कंप्लीट दे दिया गया था, बढ़ा के दे दिया गया था ताकि वो कंप्लीशन में चला जाए, बीच में रुकना सही नहीं रहता है। तो इसलिए हमारा एक लेक्चर क्या हुआ, ह्यूमन प्रोडक्शन का ब्रेक हुआ। इससे आपको एक प्लांट किंगडम को रिवाइज करने का मौका मिला होगा, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी। पता नहीं आप लोगों ने कितना टाइम लगाया, बट उसमें ज्यादा टाइम हमें रिवीजन करने में लगाना ताकि अच्छे से समझ पाए। लास्ट टॉपिक था वो प्लांट किंगडम खत्म हो रहा था, तो समझने में आसानी होती, दोनों चैप्टर होता तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए वो आसानी आपको दी गई है ना। तो अब थोड़ा आगे हमें बढ़ना है। अब अभी हमें क्या देखना है, फिर अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी अब हमें कंप्लीशन की तरफ ले जाना है। 2-3 यानी 2 एपिसोड या मैक्सिमम 3 में हमें उसे कंप्लीशन में ले जाना है। अच्छा सॉरी तो अब हमें ह्यूमन प्रोडक्शन को आगे तरफ ले जाना है ना। हमने सारे पार्ट देख लिए। हमने रिसेंटली अभी क्या देखा था सर? हमने टाइप्स ऑफ एज देखे थे, क्लीवेज देखा था, टाइप्स ऑफ क्लीवेज देखे थे, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल, हमने उस टाइप को देखा था। तो शुरू से जो मैकेनिज्म है, मैंने पहले भी कहा है कि हम जब कोई मामला शुरू करते हैं, यानी क्लास जो होने वाली, तो इसको थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से पहले पढ़ लेना है और जो ऑलरेडी पढ़ाया गया उसका रिवीजन होना चाहिए, ताकि जब आगे आप पढ़ रहे हैं तो सारा चीज एक साथ कभी रिकॉल हो जाए आसानी से, और कभी बात हो पीछे की तो ऐसा नहीं लगे पिछले दिनों में पढ़ाया गया था, है ना, कुछ भूला भूला सा लग जाए। तो वो फिर मामला बहुत आसान होता है और बार बार आपका क्लास में भी रिवीजन होता है, आप खुद पढ़ते हैं तो भी रिवाइज करते हैं। तो जब जाहिर सी बात है, जब किसी चीज को आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे उसे समझेंगे, तो उसके याद होने के चांसेस, दिमाग में रहने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम और एक चीज, हाँ अच्छा याद है, एक चीज ये थी कि ऐप वाली बात के अभी मैंने आज ही देखा कि काफी लोगों का डाउट्स था उसमें, कुछ लोगों के डाउट्स थे, और चूंकि ऐप में कुछ उस टाइम इशू था, डेवलपमेंट नहीं था। अब हम डायरेक्ट जुड़ गए हैं ऐप से। आप कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, उसमें पूछिए। इंशाल्लाह उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन बिजी रहते हैं, बाकी शेड्यूल टाइट रहता है, तो एक आध दिन के अंदर कोशिश करेंगे उसी दिन आपके डाउट क्लियर हो जाए। आपको जिस टाइम पूछना है आप डाउट पूछिए, जैसे ही मुझे वो डाउट का टाइम लगेगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं उसे बता दूंगा। कुछ लोगों के डाउट्स रिपीटेड है, यानी 6 बार एक ही क्वेश्चन को उन्होंने रिपीट कर दिया। मे भी नेटवर्क इशू की वजह से भी होता है, बट ध्यान रखना है ना, क्यों फिर डाउट का लेंथ बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है दूसरे का डाउट फिर आदमी को दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट्स आ जाते हैं एक साथ। क्लियर है? बात सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें आज क्या देखना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन देखना है। कौन सा पार्ट है भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन का? आई थिंक 6th है ना, 7। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 7th होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, देख लीजिए, उससे हर्ज नहीं है। तो आज हमें देखना है फर्टिलाइजेशन। फाइनली, कब से सर बोल रहे हैं, आ जाए फर्टिलाइजेशन। तो अब मैंने क्या कहा था सर, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, और वो मिलियंस ऑफ स्पर्म जाके क्या होते हैं, लास्ट में एक ही फर्टिलाइज होगा, एग से एक ही मिलेगा। अब एक से पहले वाला मैकेनिज्म कहाँ है सर? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जा रहा है तो उसमें क्या होगा, पहले से कहाँ जाना है, फैलोपियन ट्यूब में जाना है ना, यूटेरस के थ्रू जाना है। तो यूटेरस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में जाता होगा, और फैलोपियन ट्यूब में ही हमने पढ़ा था एम्पुलरी जंक्शन। एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एक उससे कहाँ मुलाकात होती है स्पर्म की, एम्पुला में होती है। वो दोनों कहाँ मिलते हैं, एम्पुला में मिलते हैं। तो क्या चीज है जो इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म को डिस्ट्रॉय करती है, और क्या चीज है जो स्पर्म को, बाकी बचे स्पर्म को अंदर ले जाती है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है फर्टिलाइजेशन में। तो क्या होगा, एक साइड आप लीजिए, हेल्प टू स्पर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्ट्स एज बैरियर। यानी एक तो स्पर्म को जो हेल्प करता हो और दूसरा जो उसके लिए बैरियर हो। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर हमने देखा था, स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या है, मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, लैशिंग मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, लैशिंग मूवमेंट। दूसरा हमने एक चीज पढ़ा था, प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा था। कौन रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन? याद आ रहा है, हमने पढ़ा है सेमानियल वेसिकल पढ़ा है, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा है, प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा था हमने। रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्शन में करता है और एक्टिवेट द स्पर्म। याद है, देखो लिंक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है? फिर जो आपका स्पर्म का हेड होता है, एक्टोजोम होता है, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उसके अंदर जाने में। एंजाइम्स
क्लियर बात है, पक्की बात है। अगर हम बैरियर देखेंगे तो बैरियर क्या है सर, ह्यूमन स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, हमने पढ़ा स्लाइटली अल्कलाइन होता है ना। और जो ये कैरेक्टर होता है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी यूटेरस का, वजाइनल का, वो क्या होता है सर, वो एसिडिक होता है, एसिडिक पीएच। लगभग अगर देखा जाए तो 4.2 के नियर बाई होता है, नियरली इक्वल टू 4.2 होता है एसिडिक। अब एसिड और बेस मिलेगा तो सर एग्लूटिनेशन होगा, सर बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पक्की बात। आपने 10th के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी काम किया होगा, ठीक है सर। और क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैगोसाइटिक। क्या होते हैं ये, फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक मींस जो लार्ज मॉलिक्यूल को खाता है, साइटिक साइट से आया, सेल से आया, जो सेल को खा ले, सेल इनगल्फिंग, जिसे सेल ईटिंग भी कहते हैं। सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटिक सेल ईटिंग, पिनोसाइटिक सेल ड्रिंकिंग, जिसको आप प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। जो सेल अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा होगा, और नहीं तो फिर से वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो फैगोसाइटिक कैरेक्टर होता है यूटेरस का, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है बहुत सारे सेल को। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि सर 3 स्ट्रक्चर होते हैं यूटेरस में, है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम कैसा होता है, थिन होता है कि थिक होता है सर, बहुत थिक होता है, फिर वो डिस्ट्रॉय होता है, उसी से मेंसेस में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, उसी की वजह से। तो थिक इंडोमेट्रियम भी कैसे एक्ट करेगा, एज अ बैरियर। थिक इंडोमेट्रियम तो ऑब्वियसली थिक स्ट्रक्चर है, तो दूसरे को आने के लिए क्या करेगा, कोई मोटा आदमी ऐसे खड़ा कर दो तो दूसरे के लिए क्या है, बैरियर है, तो ये बैरियर होगा। बट जो यूटेरस का मूवमेंट होता है ना, यानी वो कैसा होता है सर, एस्पायरेटरी मूवमेंट होता है। कैसा होता है, एस्पायरेटरी मूवमेंट, ऐसे वाला। अब एस्पायरेटरी मूवमेंट में क्या कर रहा है, हेल्प करेगा अंदर आने, जो अंदर आगे इसको फोर्स मिल रहा है और अंदर आने के लिए। तो यूटेरस का एस्पायरेटरी मूवमेंट, किसका, एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ यूटेरस, वो हेल्प कर रहा है स्पर्म के लिए। ये भी क्वेश्चन आता है स्पर्म में कैसा होता है मूवमेंट एंड इसमें कैसा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा दिया, ठीक है। बाकी क्या है सर, एसिडिक पीएच, फैगोसाइटिक एंड थिक इंडोमेट्रियम क्या कर रहे हैं, ये सारे एक्ट कर रहे हैं एज अ बैरियर। देखा जाए तो यूटेरस का एक ही पार्ट है जो हेल्प कर रहा है स्पर्म को, बाकी एज अ बैरियर काम कर रहे हैं। इसी वजह से जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, यूटेरस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जाएगा तो कितने स्पर्म बचते हैं, ओनली 100 स्पर्म इन फैलोपियन ट्यूब, ओनली 100 स्पर्म इन फैलोपियन ट्यूब। कितने जाएंगे, 100 मिलियंस ऑफ स्पर्म इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। लिखिए जल्दी से, हो गया, चलिए। तो सर ये क्या हुआ कि स्पर्म कितने सर्वाइव करेंगे, है ना। अब जैसी स्पर्म अंदर जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो क्या होगा सर, हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हेड पार्ट, जिसमें एक्रोसोम था, जिसमें न्यूक्लियस था। अब क्या होगा सर, कैपेसिटेशन होगा। क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा, ठीक है सर। कैपेसिटेशन क्या है कि स्पर्म अब गया, अब वो फंक्शनली मैच्योर होगा। स्पर्म का स्ट्रक्चर अब कब काम आएगा, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन। दैट इज फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म अटेन in female reproductive tract। अब फंक्शनली मैच्योर हो गया, यानी अब अपना फंक्शन दिखाएगा।
अब दिखाएगा स्पर्म कि मेरे एक्रोसोम का क्या काम है, मेरे न्यूक्लियस का क्या काम है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो जब फंक्शनली मैच्योर होगा, तो अगर हम रफली डायग्राम देखें स्पर्म का, हेड टाइप है ना, ये हेड था, यहाँ पे आपके एक्रोसोम है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम है, और इसी में क्या होता है, ये आउटर लेयर में स्पर्म के क्या होता है सर, स्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, यानी क्लियर होता है, जो स्पर्म को क्या रोके रखता है कि अभी तो अपने एंजाइम को रिलीज मत करो। एक्रोसोम में क्या है, मैंने क्या बताया था सर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, तो अभी उसको रोक के रखा हुआ कौन, ये लेयर। अब जब ये लेयर आपका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो मेरे भाई ये आराम से अपना काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बैरियर हट गया उसके पास से। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेशन बोल रहे हैं, इसी चीज को बोल रहे हैं फंक्शनली मैच्योर होना। तो क्या होगा, जैसे ही कैपेसिटेशन होगा, रिमूवल ऑफ स्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल, दोनों चीज भी लिखिए, स्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। अब ये हट गया, अब ये लेयर पूरा हट गया, थिन स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या एंजाइम निकल सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म बिकम मोर एक्टिव, स्पर्म क्या हो जाएंगे, और एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, स्पर्म जब जाते हैं तो स्पर्म का क्या होता है सर, रफ्तार क्या होती है, दैट इज 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट, दैट इज स्पीड ऑफ स्पर्म गोइंग इनटू द यूटेरस या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्लियर है, पक्की बात, सही बोलो ना भाई, पक्की बात, लिख लो। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है, स्पर्म अटेन कर लिया है, मैच्योर हो गया है, अब वो इनसाइड जाएगा, है ना, इनसाइड जाएगा, कितने बच्चे हमने देख लिए। अब जब इनसाइड जाएगा तो किससे मिलेगा सर, उस साइड से मिलेगा, एग से मिलेगा, है ना। तो जब एग से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, उस साइड से स्पर्म कांटेक्ट में आता है, तो मैंने पहले ही बोला कि स्पर्म हमारा बेसिक है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एसिडिक है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को से क्या फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग, ये आई थिंक थर्ड पार्ट हो गया। स्टार्टिंग हमने बैरियर से किया था, है ना, इससे पहले अभी देखा, ये थर्ड। इसे पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप स्टेप समझ पाए, इसलिए लिखना जरूरी है। तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग फिर होगा, ठीक। यानी पहले क्या हुआ, आपका स्पर्म का हमने हेल्प देखा, बैरियर देखा, फिर कैपेसिटेशन देखा, फिर ये देखा, तो थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है सर, कि सर जब बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर का क्या होगा, मिलन होगा, तो रिएक्शन फॉर्म होता है। इसी में क्या होता, अब एग का सरफेस है, एग के सरफेस पे इतने सारे स्पर्म आके मिलेंगे, है ना, अडहेयर करेंगे, एक सरफेस पे बहुत सारे स्पर्म आ जाएंगे एग के। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन या एग्लूटिनेशन। क्या होगा इससे, एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटिनेशन ऊपर लिख देते ताकि नीचे बहुत कुछ लिखना है, एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं, ठीक। एग्लूटिनेशन होगा, एग्लूटिनेशन है क्या सर, एसिड और बेस का मिलना। कब मिलता है, जब एग के सरफेस पे बहुत सारे स्पर्म आ जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब सर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग सीक्रेट कौन, जो फर्टिलाइजिंग कौन सीक्रेट करेगा, एंटी फर्टिलाइजिंग कौन सीक्रेट करेगा। तो नाम से पता चल रहा है, फर्टिलाइजिंग वो सीक्रेट करेगा जो फर्टिलाइज होना चाहता है, एंटी फर्टिलाइजिंग वो सीक्रेट करेगा जो फर्टिलाइजेशन को रोकना चाहता है। तो सर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, हमने उसमें देखा है क्या हुआ था कि सर हर मंथ क्या है, मेंस्ट्रुअल हो रहा है, एग निकल रहा है, वो उम्मीद में आ रहा है कि वो फंक्शनली मैच्योर होगा, वो जाके रिप्रोड्यूस होगा, फर्टाइल होगा, नहीं मिलता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्वागिन बन जाता है। हर महीने ये काम चलता रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो। मतलब क्या है, ओवम क्या होना चाहता है, ओवम रिप्रोड्यूस होना चाहता है, ओवम आपका फर्टाइल होना चाहता है, तो ऑब्वियस वो एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन तो नहीं रिलीज करेगा। तो वो क्या रिलीज करेगा, रिलीज बाय ओवम।
ओवम क्या करेगा? फर्टिलाइजिंग रिलीज करेगा। तो ऑब्वियस है जब फर्टिलाइजिंग ओवम रिलीज कर रहा है तो एंटी फर्टिलाइजिंग कौन करेगा? एक फीमेल के एक मेल। मेल में क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म में रिलीज बाय स्पर्म। अब बोलिए सर मिलियंस ऑफ स्पर्म गए थे, कुछ ही 100 स्पर्म बचे, अब वो क्यों एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करेंगे? क्योंकि आप अगर रेस में हैं, हर कोई चाहेगा मैं टॉप करूं। अगर एक टॉप करेगा तो सारे टॉप तो नहीं कर सकते, है ना? 720 में 722 का है पर टॉप एक ही किया। बात समझ रहे हैं? रूल के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह जब आप किसी कंपटीशन में है तो एक ही करेगा, एक के साथ किसी का कंपटीशन नहीं, सबको एक के पास जाना है। कंपटीशन किस में? स्पर्म में है। मिलियंस ऑफ स्पर्म थे, अभी हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म है, उससे खुद को बचाना है। तो क्या करेगा? जो पहले पहुंच जाएगा वो चाहेगा ना हम बैरियर बना दे ताकि कोई और आके फर्टिलाइज मेरे ओवम को ना कर पाए, चाहेगा। बस समझ में आई क्यों एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है? पक्की बात है। तो इस रिलीज क्या करेगा? स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग कौन रिलीज करेगा? जो पहुंच जाएगा सबसे पहले एक के सरफेस पे। ठीक है, तो ये रिलीज किया। इससे फायदा क्या होगा? इट मेंटेन्स द uniqueness in species. It maintains the uniqueness in species. के एक स्पर्म गया, अगर मेल एक पार्टिकुलर मेल का स्पर्म गया है किसमें? फीमेल केस में, तो अगर दूसरे मेल का स्पर्म जाएगा तो वो फर्टाइल नहीं कर सकता एक को। एंड दैट्स हाउ इट मेंटेन द यूनिकनेस इन स्पीशीज। क्लियर है? पक्की बात। ठीक है सर। तो अब जब ये स्पर्म रिलीज होगा ना, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होगा ना, तो एग्लूटिनेशन फॉर्म होगा। और जब एग्लूटिनेशन फॉर्म होगा तो एक्रोसोम, अब जो क्या हुआ था हमने देखा, ग्लाइकोप्रोटीन हट गया था, कोलेस्ट्रॉल हट गया था, तो एक्रोसोम क्या करेगा? अब वो अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सीक्रेट करेगा। क्या करेगा? एक्रोसोम रिलीजेस the hydrolytic, ये तिरछा हो जाएगा भाई, चलो लिखना ही पड़ेगा इसके साथ। मिस इन स्पीशीज एक्रोसोम रिलीजेस द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इसी को क्या बोलते हैं? और बहुत फेमस नाम आ जाएगा जो आप क्वेश्चन आएगा, स्पर्म लाइसिन। क्या? स्पर्म लाइसिन कहते हैं। स्पर्म लाइसिन, लाइसिन किससे आया है? लाइसिस से। ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है सर? एक का हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर, 3 लेयर होते हैं। कोरोना रेडिएटा होता है, जोना प्लूसिडा होता है, फॉलिकल से सेमेंटिंग वाला लेयर होता है। उन सबको तो तोड़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन तक तो पहुंचना पड़ेगा, तभी तो मामला होगा। एक ने अपने ऊपर बैरियर बना के रखा है, वो बैरियर कौन हटाएगा? एक्रोसोम हटाएगा। कैसे हटाएगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करके या स्पर्म लाइसिन रिलीज करके। तो जब स्पर्म लाइसिन रिलीज होगा तो क्या होगा? ये सर 3 चीजें होंगी इससे। क्या होगा? सबसे पहले सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या था एक का? याद करो, सबसे आउटर कोरोना रेडिएटा। तो ये क्या करेगा? CPE रिलीज करेगा। क्या? CPE, दैट इज कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। क्लियर है? अब ऑब्वियस इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा। क्या इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा? बोलो ना भाई। इसका सिंपल, इसका फंक्शन क्या होगा? ब्रेक द कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा लेयर को क्या करेगा? ये ब्रेक कर देगा। दूसरा क्या रिलीज करेगा सर? हाइयालुरोनिडेज, जो स्पर्म में होता है, बताया गया था। और ये क्या करेगा? रिलीज करेगा हाइयालुरोनिक एसिड को। नाम से ही पता चल रहा है, एज लग गया, एसी लग गया तो क्या होगा? एंजाइम होगा। इन बायो
का एंजाइम नोमेनक्लेचर कैसे होता है, AAC हर एंजाइम में होना चाहिए। हाइलुरोनिक एसिड करेगा जो फॉलिकल्स थे हमारे, जो फॉलिकुलर लेयर बना रहे थे, जो सीमेंटिंग लेयर थे, वो हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो कौन सा लेयर बच जाता है सर, ज़ोना पेलुसिडा बच जाता है। बच जाता है कि नहीं, तो ये क्या रिलीज करेगा, एक्रोसिन, CAY, एक्रोसिन, या इसी को कहते हैं ज़ोना लाइसिन। ठीक है, अब ये नाम से आसान हो गया, एक्रोसिन तो अलग नाम था, पर इस नाम से आपको समझ में आ गया क्या करेगा, पेनेट्रेट या ब्रेक, पेनेट्रेट द ज़ोना पेलुसिडा। आसान है कि नहीं मामला। अब क्या हुआ सर, अब इसने सारे बैरियर तोड़ दिए सारे बंधन। अब क्या होगा, स्पर्म आसानी से कहां जा सकता है, एग के पास। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कहां जाएगा सर, वो अंदर में एग है, स्पर्म के सॉरी एग के, उस एग से स्पर्म मिलेगा। अब एक्रोसोम ने क्या किया, एक्रोसोम में तो अपना एंजाइम रिलीज कर दिया, एक्रोसोम क्या हो गया, खत्म, उसका काम खत्म। वो एक्रोसोम के बाद क्या था, तो सर एक्रोसोम के बाद न्यूक्लियस था। तो क्या मिलेगा, एग का न्यूक्लियस मिलेगा और स्पर्म का न्यूक्लियस मिलेगा। दो न्यूक्लियस मिलेंगे, N मिलेगा, 2N बनाएगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब समझ में आया। तो अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए तैयार है। ठीक, जैसे ही कहां लिखा हूं, अच्छा पहले से लिख लूं, हो गया। चलिए अब क्या हुआ कि सर, अब ये पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम याद कीजिएगा, हमने उस साइड जब पढ़ा था, तो उस साइड में हमने क्या पढ़ा था कि दो जगह इस आपका क्या होता है, oogenesis स्टॉप होता है। कब होता है, एक तो सर प्यूबर्टी टाइम टिल प्यूबर्टी स्टॉप रहता है, प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में अगर और प्रिसाइजली जाए तो डिप्लोटीन स्टेज में वो आपका क्या रहता है, लिख लीजिएगा, शायद लिखा ही नहीं थे, डिप्लोटीन स्टेज में रुका रहता है। फिर सेकंड आपका कब होता है, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो, और फर्टिलाइजेशन में कब तक कहां पे रुका होता है सर, मेटाफेज स्टेज में रुका होता है ना, अरेस्टेड इन मेटाफेज स्टेज, oogenesis में लिखाया था मैंने। फिर क्या होता है कि सर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फिर आगे बढ़ता है, ओवम बनाता है, एंड आपका क्या करता है, सेकंड पोलर बॉडी बनता है। क्लियर है, फाइन। तो ऐसा क्या होता है कि मेटाफेज से वो एनाफेज में चला जाता है, और मेटाफेज इतना दिन तक रुका कैसे रहता है, तो जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट ऑफ स्पर्म constitute the development of reception cone और zone of reception cone by oocyte। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसेप्शन कोन, जो कांटेक्ट ऑफ स्पर्म कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्शन कोन। और वो क्या होता है, एक ऑड ग्रोथ होता है। ये कैसा होता है, एक ऑड ग्रोथ होता है, यानी एक ऑड ग्रोथ बना देता है, एक एरिया बना देता है आने के लिए, इसीलिए नाम क्या है, रिसेप्शन कोन नाम है ना। अब जैसे ही टच में आता है, आपका स्पर्म टच में आता है एग के, क्या होगा, जो मेटाफेज स्टेज में एरेस्ट था, कौन था, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, MPF। तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर ऑब्वियसली मेटाफेज स्टेज में रखा होगा उस साइट्स को, है ना। अब क्या होगा, जैसे ही टच में आएगा, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड स्टिमुलेशन ऑफ मेटाफेज के बाद क्या आता है सर, प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज। तो स्टिमुलेशन ऑफ एनाफेज, ठीक है, ओके। अब ऑब्वियस है एनाफेज को कौन करेगा, तो एनाफेज को एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर या एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं आप, एक जगह फैक्टर लिख दिए तो
ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, APC। तो मेटाफेज प्रोटीन फैक्टर क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, आपका खत्म होगा, और स्टिमुलेशन होगा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का। और वैसे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एनाफेज को बढ़ाएगा। अब एनाफेज हो जाएगा यानी टेलोफेज में मामला जाएगा, तो ऑब्वियस से क्या हुआ, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अब जाके देयर इज कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। अब मतलब क्या है, अब फुल्ली मामला तैयार, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब आपका फाइनली जाइगोट बनने वाला है, कैसे हम अभी देखेंगे, लिख लीजिए। हो गया, आइए अब क्या होगा सर, फाइनली अब न्यूक्लियस को, किसके न्यूक्लियस को, स्पर्म के न्यूक्लियस को एग के न्यूक्लियस से मिलना है। अब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या होगा सर, कोरोना रेडिएटा हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है, ज़ोना पेलुसिडा डिस्ट्रॉय हो गया है, बचा क्या है, सिर्फ विटेलाइन मेम्ब्रेन बचा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर। विटेलाइन मेम्ब्रेन याद है, इस तरह से हमने बनाया था। यहाँ क्या था, कोरोना रेडिएटा था, फिर ये लेयर था। अब ये लेयर डिस्ट्रॉय हो गया है, ये लेयर डिस्ट्रॉय हो गया है, बचा क्या आपका यही लेयर, उसी को आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है। अब इस लेयर में क्या था सर, प्लाज्म था कि नहीं था, न्यूक्लियस था। तो अब क्या हुआ सर, ये आपका क्या हो गया, विटेलाइन मेम्ब्रेन हो गया। पक्की बात। अब इसके अंदर क्या है सर, प्लाज्म है। पक्की बात। अब इन दोनों के बीच जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन से पहले है, प्लाज्म के बाद है। तो पहले क्या है, इसको हम स्पेस को क्या बोलेंगे, प्री विटेलाइन स्पेस बोलेंगे ना, विटेलाइन से पहले है तो प्री विटेलाइन स्पेस है, तो स्पेस, ठीक। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। दो किसको, विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड प्री विटेलाइन स्पेस को मिला के कहते हैं। क्या काम इसका, यही क्या कहता है, चेक पॉलीस्पर्मी। क्या चेक करता है, पॉलीस्पर्मी। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। नंबरिंग करते जाना, कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये चेक कर रहा है पॉलीस्पर्मी कि एक स्पर्म आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जोन ऑफ या कोन ऑफ रिसेप्शन बन गया है ना। अब कोई दूसरा स्पर्म तो नहीं आ रहा है, अब उसे हमें फर्टिलाइज नहीं करना है, यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजर सीक्रेट कर देना है। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, ये चेक करता है पॉलीस्पर्मी। और इस चीज में क्या होता है, जैसे ये टच में आता है तो प्लाज्म का या साइड का या एग का क्या होता है, सोडियम चैनल एक्टिवेट होता है। क्या होता है, सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट होता है, जिससे डीपोलराइजेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, डीपोलराइजेशन। ऑब्वियसली एक्टिवेट होगा सोडियम चैनल तो डीपोलराइजेशन आएगा ओवम का, और इसी को हम बोलते हैं फास्ट चेक। क्या बोलते हैं, फास्ट चेक ऑफ पॉलीस्पर्मी। जल्दी से चेक करता है कि दूसरा स्पर्म तो नहीं है। पक्की बात है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, आपका कह दिया कॉर्टिकल रिएक्शन। अब क्या है सर कि हमने देख लिया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे न्यूक्लियस था तो ऑब्वियस है, यहाँ पे अब किसका न्यूक्लियस आ रहा है, यहाँ से स्पर्म था, स्पर्म का न्यूक्लियस इंटर करेगा। क्लियर है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, एग का न्यूक्लियस था। पक्की बात। ये भी एन था, ये भी एन था। अब ये दोनों जब आ गए, इतना मेहनत करके बेचारा क्यों आया है, मिलने आया ना, मिला दो ना भाई इसको, फिर इन दोनों को मिला दो। बहुत इंतजार किया, 6 पार्ट हमने इंतजार किया। अब ये मिल के क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। इसी 2n का नाम क्या होगा, जाइगोट होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सीन गैमीन बोलेंगे या सीन कैरियन बोलेंगे। अगर न्यूक्लियस के टर्म में बात कर रहे हैं तो सीन कैरियन हो जाएगा, हमने फंगस में भी पढ़ा था। और अगर हम लोग गैमीट की टर्म में बात कर रहे हैं तो सीन गैमी हो जाएगा या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
पक्की बात है, समझ में आया। अब हमने पढ़ा था एक में दो पाथ होता है सर, एनिमल एंड वेजिटल पोल। जो एक जिस प्रोसेस से आता है, जिस तरफ से आता है वो एनिमल पोल होता है, उसके अपोजिट में क्या होता है, वेजिटल पोल होता है। एंड द पाथ फॉलोड बाय स्पर्म या न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज, कॉपुलेट करना है इन्हें, कॉपुलेशन के लिए आए हैं तो कॉपुलेशन पाथ। क्या कहेंगे उसे, कॉपुलेशन। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसे कॉपुलेट करने हैं। तो मिल गए, तो इसे हमने क्या कहा, हमने इसे कह दिया सर सिंपल भाषा में, क्या कह दिया, कॉपुलेशन पाथ कह दिया। अब इसी कॉपुलेशन पाथ से क्या बनता है, एक्सिस ऑफ क्लीवेज, जो हमने पहले ही पढ़ा। क्लीवेज जो बनता है स्पाइरल है, बाइलेटरल है, कैसा होगा, ये कैसे डिपेंड करता है कि ये कहां पे बन रहा है, इसका किस पाथवे से आया है, एनिमल पोल कहां पे था, उससे डिसाइड होगा कि आपका एक्सिस ऑफ क्लीवेज कहां बनता है। बात समझ में आई। अब जाके फाइनली क्या हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी अब एम्पुला में आके जाइगोट बन गया है। अब जो हम सुने थे पहले भी, ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला, अब वो स्टेज, अब आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज शुरू होना है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अब जाके आपका कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है, पूछो ना भाई। अब आपको क्या करना है, देखिए जिस दिन भी डाउट रहे, आपका मसला हल हो गया है, आप क्लास करिए, क्लास के बाद उसे रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, और फिर और ज्यादा हड़बड़ी भी नहीं करना कि नहीं मुझे नहीं समझ में, तुरंत पूछ लूं। थोड़ा अपने आप को इत्मीनान देना है ना, और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करनी है, थ्योरी पढ़ना है एनसीईआरटी से, फिर एक बार इसको रिवाइज करना है। लेक्चर मैंने बार बार बोल दिया कि वो यूट्यूब चैनल में मैंने लिंक दे दिए कि आप उसमें देख लीजिए, कहीं कहीं को होता है सर ने क्या बोला था यार याद नहीं आ रहा, तो एक बार देख लीजिए, है ना, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आते रहे। तो वो सारी चीजें करने के बाद आपके पास अब सारा चीज मुहैया है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। अब अगर आप फिर भी नहीं, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कोशिश किया नहीं आ रहा है, then ask, simply ask, है ना। You can ask me personally also if you have doubt in biology, like general doubt, then ask in that group, है ना, in that app। तो इंशाल्लाह अब जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, हो गया। चलिए आइए, अब क्या है सर, जाइगोट हमारा फॉर्म हो गया है, अब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है, अब हमारा सेल का डिवीजन होना है। जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था, सेल डेवलप होता है सर, सस्पेंसर सेल बनते हैं, है ना, फिर आपका क्या है, 2 सेल स्टेज बनता है, प्री एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, प्रीम्यूल बनता है, रेडिकल बनता है, 8 सेल स्टेज आते हैं, पढ़ा था। एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, कब बना, जाइगोट होने के बाद। उसी तरह अब जाइगोट फॉर्म हो गया, अब डिवीजन होना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है। तो सबसे पहले क्या होगा सर, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल स्टेज बनेंगे। अब वो जितने भी सेल स्टेज बने उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर फॉर्मेशन, ठीक है। अब सर हमने पढ़ा पहला डिवीजन हमारा कब होगा, फर्स्ट टाइम क्लीवेज जिसे हम कहते हैं, क्लीवेज हमने पढ़ा है, उसी को डिवीजन है ना। तो सर फर्स्ट क्लीवेज कब होगा, कब एक्सिस मिलेगा हमें, 30 आवर्स, यानी लगभग 1.5 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहला क्लीवेज होता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में होगा। क्लियर है। अब सर वो कैसा होता है, हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, इसीलिए पहले पढ़ाया गया आपको, क्लीवेज वगैरह पहले पढ़ाया गया। क्यों, अनइक्वल होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, होलोब्लास्टिक होता है। अनइक्वल तो सर नाम से समझ में आ रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यहां से लग रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इनडिटर्मिनेट क्या है, जिसका फ्यूचर डिटर्मिन नहीं है, बताया गया था, फिर से बताया जा रहा है, जिसका फ्यूचर डिटर्मिन नहीं है कि वो क्या बनने वाला है, डिवाइड होके क्या बनने वाला है वो पता नहीं है। होलोब्लास्टिक, होलोजोइक से एग्जांपल दिया गया था कि कंप्लीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब सर 2 से क्या बनेंगे, 3, 3 से क्या बनेंगे, 4, फिर इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब याद कीजिए वहां पे क्या बना था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। अब सर वहां पे बन रहा था, जब क्लीवेज हो रहा था, वहां पे डिवीजन हो रहा था, तो टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा था, तो क्या था सर, आइसोबाइलेटरल भी था, डेकुसेट भी था, लीनियर भी था, टी शेप भी था। याद है कि नहीं याद है, बोलो ना भाई,
नहीं याद है तो बड़ा पछताओगे। समझ में आया? क्योंकि रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, लिंक है, हर चीज लिंक है, मजा आएगा, मजा लेना है ना। तो क्या हुआ, उसी शेप में देखो यहाँ भी बनेगा, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, पक्की बात। तो सेकंड क्लीवेज कब होता है सर? फिर प्लस 30 आवर्स, यानी 60 आवर्स में सेकंड क्लीवेज होगा। ठीक, ऐसे करते करते ये आपका 12 to 16 सेल स्टेज में पहुंचेगा, और 16 सेल स्टेज या अप टू 32 सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं? सॉरी, मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला। तो ये लगभग 16 सेल स्टेज में कौन सा दिन पहुंचेगा? तीसरे दिन पहुंचेगा। पक्की है बात? 30, 60 और तीसरे दिन में 72 मान लो, 72 ही होता है ना, पता नहीं 60 से 72 मान लो, 60 है 72, 72 आवर मान लो, तो 72 आवर में ये कहां पहुंचेगा? आपका मोरूला स्टेज में पहुंचेगा। ठीक, अब मोरूला से इसको आगे बढ़ना है। अब सर देखिए, फेलोपियन ट्यूब जो है हमारा, फेलोपियन ट्यूब है, वहां तो सबका साइज बराबर है ना, पूरे फेलोपियन ट्यूब का। अब जैसे ही फेलोपियन ट्यूब से अंदर आएंगे, क्या स्ट्रक्चर था हमारा? यूटेरस था। यूटेरस के बहुत ज्यादा साइज है, तो जब तक वो फेलोपियन ट्यूब में क्लीवेज हो रहा है मोरूला स्टेज तक, सेल का जो साइज है, ओवरऑल साइज है, वो बढ़ नहीं सकता। ऑब्वियसली नहीं बढ़ सकता सर, फेलोपियन ट्यूब में लिमिटेड स्पेस है ना। अब जैसे यूट्रस में जाएगा उसको स्पेस ज्यादा मिलेगा, अब वो फैल सकता है, लड़ाई ले सकता है, अब वो बड़ा हो सकता है, तो अब साइज बढ़ेगा। टिल यहां तक साइज में चेंज नहीं आएगा। तो सर अब ये 16 से 64 स्टेज आगे तक बढ़ेगा, वो बढ़ता जाएगा मामला, उसका इश्यू नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा सर? अब ये डेवलप होगा। डेवलप और क्या होगा? इसमें स्पेस आया, स्पेस आया, देखिए स्पेस बन रहा है ना। तो पहला डेवलपमेंट में क्या होगा? आपको दो तरह के सेल दिखेंगे, छोटे वाले, बड़े वाले, गोल्ड वाले और ऐसे वाले। ऐसे वाले बाहर वाले को क्या कहेंगे? माइक्रोमियर्स। मियर्स देखिए, ब्लास्टोमियर है ना, माइक्रोमियर। मियर मतलब लेयर, लेयर का फॉर्मेशन होना है अभी। डिफरेंट नेम बनी, लेयर है आपका एपिडर्मिस है ना, आपका एंडोडर्मिस है, ये सब क्या है? फॉर्म होना है। तो मेयर्स इज लेयर। तो माइक्रोमेयर, मैक्रोमेयर, छोटे एंड बड़े। अब क्या होगा? ये फर्दर और बढ़ेगा। अब इम्प्लांटेशन होना। इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? जब यूटेरस में हमारा जाइगोट यानी क्लीवेज पार्ट चला जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। मोरूला कहाँ हो रहा है? मोरूला फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, और उसके आगे का स्टेज कहाँ होगा? यूटेरस में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे। अब देखिए फिर बढ़ेगा, अब ये सेल बढ़ेगा, तो ये माइक्रोमेयर का शेप चेंज हुआ। इसे हमने क्या बोला? ट्रोफोब्लास्ट बोला। क्या बोला? ब्लास्ट। ब्लास्ट मैंने बताया फॉर्मेशन को कहते हैं। किसे कहते हैं? फॉर्मेशन को। ब्लास्टोमेयर लेयर का फॉर्मेशन, ट्रोफो फैल रहा है, लेयर फैल रहा है। और ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस, अगेन एक्सिस ऑफ क्लीवेज अभी हमने पढ़ा है ना, तो वही है एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब वहां से एक्सिस फॉर्म हो रहा है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ फॉर्म होता है? एक्सिस ऑफ क्लीवेज कहाँ फॉर्म होता है? मैंने बताया है सर, जहां से न्यूक्लियस स्पर्म आएगा, कॉपुलेशन पाथ कहां से आएगा? एनिमल पोल से आएगा। तो ये क्या हुआ? एनिमल पोल हुआ। ये किसको डिफाइन करेगा? एनिमल पोल को। पहले क्या है भाई? रिवीजन होना चाहिए, तो पूरा समझ में आएगा और घुस जाएगा दिमाग में, कोई हिला नहीं सकता आपको इस टॉपिक में। नहीं पढ़ोगे घूम जाओगे खुद कि क्या चल रहा है, सर किधर की बात ले गए, समझ रहे हो? तो पढ़ोगे तभी गुजारा है भैया, वरना तो फिर वैसे भी क्लास करने का फायदा नहीं है ना। आ जाओ। तो एम्ब्रियोनल नॉब एनिमल पोल को डिफाइन कर रहा है। तो कितना अच्छा लिंक है सर कि न्यूक्लियस का पाथवे क्या लिखाया था आपने? कॉपुलेशन पाथ लिखाया था, और आपने क्या कहा कि न्यूक्लियस कहां से जाता है? एनिमल पोल से जाता है। एम्ब्रियोनल नॉल भी क्या करता है कि ये एक्सिस को शो करता है। तो तीनों सिमिलर हो गए, इसीलिए तीनों कहां से डिफाइन हो रहे हैं? एनिमल पोल से डिफाइन हो रहे हैं। क्लियर है? और इस एम्ब्रियोनल नॉब को जो सेल है, ये नॉब में जो सेल है, इसे क्या कहते हैं? इनर मास या इनर मास सेल कहेंगे। ठीक है, वहीं पे एम्ब्रियोनल नॉब है आपका। अब देखो ये ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोनल नॉब आपस में अटैच है कि नहीं है भाई? सटे हुए है ना एक दूसरे से। तो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोनल नॉब जो कांटेक्ट में है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट आर इन कांटेक्ट विथ embryonal knob called as
कहते हैं? रॉबर्ट सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? इम्प्लांटेशन, यानी आगे ब्लास्टुला स्टेज कैसे आएगा, क्या डेवलप होगा, एंड देन गैस्ट्रुलेशन के डिफरेंट लेयर कैसे फॉर्म होंगे। और जब वो हो गया तो फिर हमें पढ़ने के लिए क्या बच रह जाएगा कि सर सबसे पहले क्या बनता है, कौन सा बॉडी ऑर्गन बनता है, उसके बाद क्या बनता है। क्लियर है? पक्की बात है। तो वी आर ऑन द अर्ज ऑफ कंप्लीशन। तो भाई अभी भी अगर कोई रिवीजन में लैग कर रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ डालो और ये नोट्स को देख डालो, वीडियो देख डालो, इंशाल्लाह सारा मामला क्लियर होगा। पक्की बात। उसके आगे पीछे दाएं बाएं ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना, ऑलरेडी आपको काफी इनफ पढ़ाया जाए। ठीक है, पक्की बात। चलो, खुदा हाफिज़।